नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलते हैं, हजारों साल पीछे, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल छलांग ने, कांस की खोज ने, दुनिया की दो सबसे महान और पुरानी सभ्यताओं की नींव रखी। तो सवाल यह है कि कैसे सिर्फ दो मामूली धातुओं को मिलाने से इतने बड़े बड़े साम्राज्य बन गए। देखिए, कांस्य का आविष्कार सिर्फ बेहतर औजार या हथियार बनाने के बारे में नहीं था। इस एक खोज ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया, शानदार शहर बसाए और व्यापार के लिए नए रास्ते खोल दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्य युग के उदय की। चलिए समझते हैं कि आखिर ये धातु इतनी खास थी क्यों। तो कांस्य में ऐसा क्या था जो इसे इतना बड़ा गेम चेंजर बना गया? देखिए, सीधी सी बात है, इसकी ताकत। जब तांबे और टिन को एक साथ पिघलाया गया तो जो नई धातु बनी वो पत्थर या अकेले तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थी। और इससे बने औजार वो तो उस जमाने के लिए क्रांति थे। लेकिन एक सवाल जरूर मन में आता है, कांस्य युग लौह युग से पहले क्यों आया? इसका जवाब छिपा है तापमान में। लोहे को पिघलाने के लिए 1250 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गर्मी चाहिए होती है, और उस दौर की तकनीक से इतनी गर्मी पैदा करना नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ कांस्य बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टिन और तांबा काफी कम तापमान पर पिघल जाते थे। अब जब हम समझ गए हैं कि कांस्य क्यों इतना जरूरी था, तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मेन प्लेयर से, एक भारत में और दूसरा चीन में। सबसे पहले बात भारत की, सिंधु घाटी सभ्यता। और जब हम सभ्यता कहते हैं तो हमारा मतलब किसी छोटी मोटी बस्ती से नहीं है। ये एक बहुत ही विशाल फैली हुई सभ्यता थी जो आज के अफगानिस्तान से लेकर ओमान के तट तक फैली हुई थी। और इसके दिल में थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर। और लगभग उसी समय चीन में पीली नदी के किनारे एक और संस्कृति आकार ले रही थी, एर्लीटोऊ संस्कृति। और ये वो संस्कृति थी जिसने आगे चलकर चीन के पहले महान साम्राज्य शांग राजवंश की नींव रखी। अब आते एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, इन लोगों की शहर बनाने की कला। ये लोग सच में अपने समय के मास्टर प्लानर्स थे। अगर हम इन दोनों के शहरों को आमने सामने रखें तो कुछ कमाल की बातें सामने आती हैं। दोनों में एक चीज कॉमन थी, ग्रिड पैटर्न पर बनी एकदम सीधी सड़कें। लेकिन यहीं से फर्क भी दिखना शुरू हो जाता है। हड़प्पा में शहर के दो हिस्से थे, एक शासकों का गढ़ और दूसरा आम लोगों के रहने का इलाका। वहीं एर्लीटो का पूरा फोकस शाही महल और सरकारी वर्कशॉप्स पर था। हड़प्पा की इंजीनियरिंग तो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले हर घर, जी हां हर एक घर, शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। धोलावीरा जैसे शहरों में पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे। साफ है कि उनकी प्राथमिकता आम लोगों की सुविधा और साफ सफाई थी। लेकिन एर्लीटो का मॉडल वो बिल्कुल अलग था। वहां शहर का डिजाइन शासकों की ताकत और कंट्रोल दिखाने के लिए था। जो भी कीमती सामान बनता था, जैसे कांस्य या जेड, उसकी सारी वर्कशॉप्स महल की दीवारों के अंदर थीं। यानी उत्पादन पर पूरी तरह से राजा का कंट्रोल था। तो इतने बड़े बड़े शहर आखिर चलते कैसे थे? चलिए अब इनके शिल्प, व्यापार और इंडस्ट्री यानी इनकी इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं। चीन में, खासकर एर्लीटाओ में, कांस्य बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक बहुत बड़ा स्टेट कंट्रोल्ड ऑपरेशन था। अयस्क की खुदाई से लेकर उसे पिघलाने, फिर बहुत ही बारीकी से बने सांचों में ढालने और आखिर में उसे चमकाने तक, पूरी प्रक्रिया पर राज्य का सख्त नियंत्रण था। वहीं सिंधु घाटी की कहानी हमें उनके बनाए सामान से पता चलती है। यहां हमें मिली हैं स्टीटाइट की बनी मोहरें, जिन पर जानवरों के चित्र हैं, और एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और सबसे जरूरी, हर जगह एक ही वजन के बाट मिले हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि उनका व्यापार कितना मुनज़्ज़म, कितना ऑर्गेनाइज था। और जब बात व्यापार की आती है तो यहां दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। सिंधु घाटी के लोग, जिन्हें मेसोपोटामिया के लोग मेलूहा कहते थे, वो समुद्र के रास्ते बहुत दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। दूसरी तरफ एर्लीटाऊ, उसका फोकस अपने आसपास के इलाकों पर कंट्रोल बनाए रखने पर था। और अब आते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, वो सवाल जिनके जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढ रहे हैं। शक्ति, विश्वास और विरासत, इन मामलों में ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से कितनी अलग थीं? और यहीं पर हमें सबसे बड़ा, सबसे गहरा अंतर देखने को मिलता है।
देखिए, हड़प्पा में हमें कोई बड़े बड़े महल या मंदिर नहीं मिले। लोगों की कब्रें भी बहुत साधारण हैं। लेकिन इसके ठीक उलट एर्लिटो और शांगचीन में शासकों के विशाल महल थे और उनकी कब्रें वो तो कीमती कांस्य और जेड जैसी चीजों से भरी पड़ी थी। ये सत्ता और समाज को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। और सिंधु घाटी का वो सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी एक पहेली बना हुआ है, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। सोचिए जरा, हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। उनके जीवन, उनके विश्वास, उनका पूरा इतिहास, न जाने कितनी ही कहानियां इन छोटे छोटे निशानों में हमेशा के लिए बंद हैं। तो आखिर में एक सवाल जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है, कौन सी विरासत ज्यादा महान है? एक ऐसी सभ्यता जो अपने शासकों के लिए आलीशान स्मारक बनाती है, या फिर वो सभ्यता जो अपने आम लोगों के लिए बेहतरीन और सुनियोजित शहर बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।